नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, एक आईपीओ आता है बजाज ग्रुप का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। 70 रुपए पे आईपीओ था। स्टॉक लगभग 180 रुपए 190 रुपए के आसपास जाता है। वहां से वैल्यूएशन तो खैर हाई थे ही, उस टाइम भी आईपीओ के टाइम भी हाई थे, लेकिन हाइप के अंदर क्या होता है कि माल अच्छे से बेच पाते हैं जो भी अच्छे प्लेयर होते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ वैल्यूएशन हाई है। अब स्टॉक जो है वो लगभग 70 रुपीज का लो बना चुका है, लगभग 70 के आसपास लो बनाया एंड राइट नाउ 85 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कंपनी जो कि बजाज ग्रुप की कंपनी है, क्या अभी की डेट में आपको अंडर वैल्यूएशन की निशानी देती है? क्योंकि बजाज ग्रुप के जो बाकी कंपनीज रही है, दे ऑल वर द मल्टीबैगर्स, और वो काफी अच्छे मल्टीबैगर बने हैं। क्या ये कंपनी कुछ ऐसा करने का पोटेंशियल रखती है? क्या ये इंडस्ट्री, क्या ये सेक्टर, क्या ये ग्रोथ है वैसी? तो उन सबको एनालिसिस करना है आज के इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो क्लैरिटी आपको पूरी मिल जाएगी। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी रिपोर्ट। यहां पे हमें यह समझना होगा कंपनी बिजनेस क्या करती है और कंपनी है क्या। तो कंपनी क्या है? 100% सब्सिडरी किसकी? बजाज फाइनेंस लिमिटेड की 100% सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी करती क्या है भाई? हाउसिंग फाइनेंस और लोन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। हाउसिंग लोन देती है तो उसके ऊपर बिजनेस करती है। होम लोन्स, यहां पे एयूएम के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है? एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो लगभग 54 है। वाई ऑन वाई उसमें अच्छी ग्रोथ है। और यहां पर ज्यादातर ऑडियंस जो वो सैलरीड क्लास ही होती है। लगभग 84% जो लोग हैं बजाज हाउसिंग से बिजनेस करते हैं वो सैलरीड क्लास है, 84%। यानी कि अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इस कंपनी के ऊपर किसका रिस्क हो जाएगा? बताओ, सोचो। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का। क्योंकि अगर सैलरीड क्लास को दिक्कत हुई, जॉब्स नहीं हुई या इनकी जॉब गई, तो क्या दिक्कत होगी? सीधा का सीधा एनपीए ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है, सैलरी क्रिएट हो रही है, तो इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है। यानी इसका बिजनेस किस पे डिपेंड करता है कि सैलरी या फिर एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है या नहीं है, तो उसके ऊपर है। और उसके बाद में अगर देखें तो देखो, ये सारी चीज है जैसे कि एलआरडी हो गया, डेवलपर फाइनेंस हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, वो 10% कंट्रीब्यूट करता है और वहां पर ग्रोथ 24% की है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो 44% की एलआरडी के अंदर देखी गई है। और यहां पर ग्रेड ए कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जो है वो टारगेट होती है। यहां पे नेक्स्ट चलते हैं। इसको समझना, क्या सेक्टर की आने वाले टाइम में ग्रोथ है क्या? तो आंसर इज यस, इस सेक्टर के आने वाले टाइम में ग्रोथ है। हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस आगे भी ग्रो कर सकता है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये नोट करना होगा। खाली सेक्टर में ग्रोथ होने का मतलब नहीं हम ब्लाइंड उसमें घुस जाए। यहां पे बीएचएफएल यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एयूएम क्रॉस कर चुका है 1.4 लाख करोड़ 2026 में, ग्रोइंग एट 23% वाई ऑन वाई। तो ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, दिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ। एंड उसके लिए आपको मतलब स्टार मार्क देना पड़ेगा कंपनी को। ये नोट करो, जहां खराब परफॉर्मेंस है वहां नंबर काट लो, लेकिन जहां चीज बढ़िया है स्टार आपको देना पड़ेगा। टॉप क्लाइंट्स इसके कुछ अलग से होते नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा इसका स्ट्रेंथ क्या है कि बजाज ग्रुप की कंपनी है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है। देखो, ये नोट करने वाली चीज है। साथ में कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इंडस्ट्री में सबसे कम है। कॉस्ट ऑफ फंड सबसे कम होना सीधा का सीधा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है और अपने मार्जिन को भी मेंटेन करने की ताकत देता है। सबसे कम है इसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, आगे चलो। कंपनी अभी रिसेंट में एआई का यूज भी कर रही है। इनके मैनेजमेंट ने खुद कहा था कि एआई का यूज करके हम काफी आगे का जो तैयारी है वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क का वैल्यूएशन, पी रेशियो 28-30 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। पीबी रेशियो भी देखो 3 के आसपास, अभी 3.8 नहीं, अब 3 हो गया है प्राइस गिरने के बाद। और अगर और भी फैक्टर को हम लेंगे तो बाकी जो कंपनीज है उनसे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हो। चलो, आप बजाज ग्रुप के हो तो आपको कुछ एक वैल्यूएशन मिल सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा गैप तो नहीं हो सकता, ये नोट करना है। चार्ट पे आते आते आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर और पीयर कंपैरिजन भी देखूंगा तो भी मुझे पता चलेगा कि ये थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जीएनपीए सबसे कम है। तो ये स्टार मार्क देने वाली चीज है कि सबसे कम अगर इसकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो ये बढ़िया चीज है, यानी कि इसका काम जो है वो अच्छा चल रहा है। अभी रिसेंट में यहां पे मैनेजमेंट ने क्या बोला है? टारगेटिंग स्टडी आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ 2.0 टू 2.22 के आसपास का। माइक्रो फाइनेंसिंग में कह रहा है कि द संभव अफोर्डेबल हाउसिंग जो है सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रीच ए मंथली डिसबर्समेंट ऑफ 600 करोड़ बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये आपने देखो, आप एक कह सकते हो कि हम जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कैपेक्स की बात करते हैं ना, उस तरीके का है कि मैनेजमेंट ने बोला है कि हम अपने आप को आगे ग्रो करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी इसकी जो है वो बिलो सही है, मतलब 0.30 के है तो सही मानी जाएगी क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग है। अब यहां पे आओ, लोवेस्ट ये क्या है? ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है? सबसे कम है इंडस्ट्री में, तो ये अच्छी चीज है। वैल्यूएशन हाई है, ये खराब है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, यानी कि बजाज ग्रुप इनके साथ है, तो बढ़िया बात है। लो यील्ड ऑन द प्राइमरी लोन्स ड्यू टू कंपटीशन, ये नोट करना है, ये वीकनेस है। तो ये मैंने लिखा है थोड़ा बहुत, इसको मैं सीधा चार्ट पे समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार थोड़ा फंडामेंटल और दिखा देता हूं, इसको नोट करिए, ये आपके लिए ईजी रहेगा।
चार्ट पे जब आप मेरी इस बातें सुनेंगे इस पे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में अभी की डेट में संभावनाएं क्या क्या है और किस तरीके से काम कर सकता है। तो यहां पर आओ, सबसे पहले देख लो मार्केट कैप कितनी है, लगभग 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो एक टाइम पे 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की चली गई थी। डेट टू इक्विटी 4.7 है, ठीक ठाक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का काम है। पी रेशियो 27 के आसपास चल रहा है, तो 27-28 का पी रेशियो होना आरओसी और आरओई के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड लगता है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन बजाज ग्रुप की कंपनी है तो मार्केट वैल्यूएशन दे रहा है। पीबी रेशियो यहां पे आपको दिख रहा होगा 3 का है, यानी कि इसकी बुक वैल्यू है लगभग 27 रुपए की, प्राइस चल रहा है 85 के आसपास। ये रहा 27 रुपए की वैल्यू और 85 का चल रहा है, तो 3 से ऊपर का प्राइस टू बुक वैल्यू है। जबकि इंडस्ट्री का कितना है? 1.85, ये भी इंडस्ट्री से हाई वैल्यूएशन पे, मतलब अंडर वैल्यूड आप किसी कीमत पे नहीं हो एज पर द इंडस्ट्री कंपैरिजन। लेकिन अभी और भी कंपैरिजन आने वाले हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल्स में चलो, ये देखना हम लोग करते हैं इसको क्वार्टरली डाटा पे सेट। रिसेंट के रिजल्ट्स है ना, उनको समझो। तो मार्च 2025 और उसके बाद में जून 2026, सितंबर, दिसंबर, मार्च, कहीं भी आपको रिवेन्यू में ड्रॉप दिखता है? नहीं दिखता है। नाउ व्हाट अबाउट मार्जिन्स? मार्जिन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन है, जो ओपीएम है वो। नाउ व्हाट अबाउट प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स में एक ड्रॉप आया था, उसके बाद राइज राइज राइज, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव प्रॉफिट साइड जो है वो कंपनी मेंटेन कर रही है। दैट मीन्स ना तो कोई बहुत भारी ग्रोथ है, ना कोई बहुत भारी मंदी दिख रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव जो है वो कंपनी अपना काम कर रही है, ये नोट करना है। अब इसको समझो, यहां पर हम लोग ईयरली डाटा पे देखेंगे एक बार, डिलीट किया एंड चेक द एनुअल प्राइस। और बेटर क्लैरिटी चाहिए तो यहां देख लो, ये लास्ट 3-4 साल की ग्रोथ देखो कंपनी कैसी है। तो आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन आपने वैल्यूएशन इतनी ज्यादा दे दी है कि बेचारी वो अच्छा करके भी क्या कर लेगी। आप 60-70 की पी पे शायद ट्रेड कर रहा था, जहां तक मुझे याद है 60 या 70 की पी पे चला गया था अपने पीक पे, तो अभी 28 की पी पे, जबकि उसके प्रॉफिट्स वहां से अच्छे हो गए हैं, वहां से अच्छे प्रॉफिट्स में फिर भी मार्केट ने प्राइस ज्यादा कर दिया। इसको बोलते हैं वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स, या हम कहते हैं कि कई बार डी रेटिंग होती है, या कई लोग कहते हैं पी री रेटिंग हो रही है, कुछ भी कह लो, बात यह है कि चल नहीं रहा है। कुल मिला के बात यह है। आगे चलते हैं, और फंडामेंटल खराब नहीं है, यह भी नोट करना होगा। शेयर होल्डिंग पे आ जाओ। नाउ शेयर होल्डिंग के जो डाटा है उनसे एक क्लैरिटी मिलेगी कि बड़े प्लेयर्स का एक्शन क्या रहा है। तो अगर हम देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर यानी कि जो बजाज फाइनेंस है वो खुद ही 87% होल्ड कर रहा है, जो इसको कम करनी है 75 तक लानी पड़ेगी या उससे नीचे लानी पड़ेगी जल्दी ही। अगर एफआईआईस की बात करें तो उन्होंने थोड़ा बहुत लिया है, और अगर डीआईआईस की बात कर लूँ यहाँ पे तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत माइनस किया है। यहाँ पे डीआईआईस ने लिया नहीं है, डीआईआईस ने माइनस किया है, लेकिन दोनों के पास ही कोई मेजर होल्डिंग नहीं है, नोट करो। यानी इन दोनों को ही कोई ऐसा दाव नहीं खेलना कि इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा इनको ग्रोथ दिखता हो एज ऑफ नाउ। आगे दिख जाए तो अलग बात है, अभी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, पब्लिक के पास कितना है? 10% होल्डिंग है, इससे ज्यादा है नहीं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर लगभग 23,64,000 है, जो पहले 25 लाख तक चले गए थे, ऑलमोस्ट 25 लाख हो गए थे। तो अभी भी हाईली पब्लिक इंटरेस्टेड स्टॉक है। अब चार्ट में मेरी कमेंट्री सुनना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इसकी समरी बता देता हूं। समरी क्या है? समरी यह है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियली खराब नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स A1 है, कंपनी के फंडामेंटल खराब नहीं है, कंपनी जिस ग्रुप से बिलोंग करती है बजाज ग्रुप वो खराब नहीं है। तो खराब क्या है? खराब है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन आज भी एक्सपेंसिव है इंडस्ट्री को देखते हुए। और क्या खराब है? क्या सेक्टर खराब है? नहीं, सेक्टर खराब नहीं है, लेकिन सेक्टर की ग्रोथ कितनी है वो देखनी होगी, किस पेस से बढ़ रही है, प्लस उसमें कंपटीशन का अगर आज गया कंपटीशन भी बढ़ जाता है तो इनको दिक्कत हो सकती है। अब ये तो रही सारी फंडामेंटल पॉइंट की बात। अब आ जाओ टेक्निकल चार्ट्स पे। सो एज पर द टेक्निकल चार्ट्स, यहां मैं आपको कुछ समझाता हूं। स्टॉक नीचे आता है, यहाँ एक छोटा सा बेस बनता है। इस पॉइंट पे अगर कोई मुझे पूछता कि क्या लगता है, मेरा आंसर होता कि शायद बुलिश हो सकता है विद दिस एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये जैसे ही टूटता मेरा आंसर बदल जाता कि अब कहानी खत्म हो गई है, अपना व्यू चेंज कर लो। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, ज्यादातर लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल एक आपको चीज समझा रहा हूँ। नीचे आ जाओ, नीचे चलते जाओ। अब वापस क्या हो रहा है, एक बेस बिल्डिंग की तैयारी हो रही है। ओके, आईपीओ के टाइम मेरा आपको समझाया हुआ है, आईपीओ हमेशा बेचने के लिए होते हैं। आईपीओ में आपको ज्यादा कोशिश यही करनी है कि स्टॉक के ट्रेंड को राइड किया जाए, और जैसे ही ट्रेंड खराब हो आप बेच के निकल जाए, और कम से कम लिस्टिंग वाले दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और रिग्रेट तो देखो हमेशा रहेगा, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा उसके बाद हो सकता है 20% भाग जाए, कोई बात नहीं, रिग्रेट तो हमेशा रहने वाला है। कमा के रिग्रेट करना है, मुझे गमा के नहीं करना है। यहां पे हम निकल जाएंगे, यहां पे निकल सकते थे, अब यहां पे सिचुएशन बनी है 70 रुपीज आईपीओ के आसपास। इधर क्या हो रहा है, इधर एक रेजिस्टेंस जोन ये जो है वो क्रिएट कर चुका है। पहले ये एक बड़ा सपोर्ट जोन यहां पे था, अब उसके नीचे इसने एक रेजिस्टेंस जोन नया क्रिएट किया। दैट मींस वीकली चार्ट पे क्या इंडिकेशंस है, वीकली चार्ट पे इंडिकेशंस हम लोग आरएसआई का जो तड़का है वो भी लगा लेते हैं। दैट आप ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे बहुत बुरी तरह, यहां से गए थे आप, ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में। और उसके बाद में अभी आप इस पॉइंट से, ये लगभग जनवरी से शुरू हुआ था, जनवरी 2026 से, और अभी आ गया मई 2026। ओके, जनवरी से यहां तक
4-5 अटेम्प्ट कर चुके हैं एक बड़े रेजिस्टेंस जोन को काटने का। नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, ये आपके सामने रहेगा एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन। जब ये कटे तो हमें वीकली चार्ट पे कुछ इंडिकेशंस आएंगे कि हाँ कुछ हो रहा है, तब तक हम कह सकते हैं ट्रेंड बुलिश है। ट्रेंड तो बुलिश नहीं है, तो अभी भी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है। अब इंपॉर्टेंट चीज, मंथली चार्ट पे चलो, दिस इज मंथली चार्ट एंड दिस इज द आरएसआई डाटा। इसको जरा नोट करो, मंथली चार्ट पे अभी भी आपकी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है। दैट मींस अभी तो आप बेयर्स की ग्रिप से, लॉन्ग टर्म बेयर्स की ग्रिप से निकले भी नहीं हो। जब निकल जाओ तब सोचना ना कि यहां पे कोई ट्रेंड है। फंडामेंटल की बातें अलग थी, टेक्निकल की बातें अलग, और मुझे टेक्निकल ज्यादा पसंद है। क्या समझ आया कि अभी तक आप लॉन्ग टर्म बेयर्स की ग्रिप से निकले ही नहीं हो। तो जब निकलो तब सोचना ऐसा क्यों। आओ यहां पर समझो, कुछ दिन पहले मैंने ओला के वीडियो में भी ये चीज बताई थी, वापस यहां देख लो। दिस इज एटर्नल, और अब इसको देखो, एटर्नल पे हमारा क्या हुआ था, यहां देखो, ये इसी टाइप की सिचुएशन थी। आईपीओ के बाद में आती है, लिस्ट होती है, कंपनी ओवरसोल्ड जोन में गई। जब ओवरसोल्ड जोन से निकली तब तो बेयर्स की ग्रिप खत्म हुई। जब डेली चार्ट पे वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई तब बुल्स की ग्रिप चालू हुई। तो अभी यहां पर बजाज हाउसिंग में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अनदर एग्जांपल लेते हैं आप, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम इसको लेते हैं, पॉलिसी बाजार, आओ पीबी फिनटेक, सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरी थी। आईपीओ आया, नीचे गिरी, ओवरसोल्ड जोन से निकली, यहां पर ये निकल के आई कंपनी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे फिर डेली चार्ट पे ये भी चेक करना है आगे जाके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है क्या, सेटअप बना रही है क्या। अगर हाँ तो फिर देखो एक ट्रेंड मिलता है जहां पर प्रॉपर उसमें एक राइडिंग मिल जाती है। अनोदर, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ओला का, यहाँ देखो ओला में भी मैंने यही चीज़ बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो रिवाइज कर लीजिए एक बार। ये बात हमने करी थी कि अभी आप ओवरसोल्ड में हो, ओवरसोल्ड से निकलो, फिर ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन काटो, क्योंकि फिर आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो जाओगे, ओवरसोल्ड से भी निकल जाओगे और मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को भी काट लोगे। तो 3-4 कंफर्मेशंस होते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ एक ट्रेंड जो है वो बेरिश खत्म होकर बुलिश शुरू हो रहा है। अब बजाज हाउसिंग पे वापस आते हैं, ये हमने बजाज हाउसिंग लिखा, और इसको आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ट्रेंड कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड। भले ही आप कितनी फंडामेंटल स्टडी कर लो, एक चीज़ समझो, आपने फंडामेंटल बेसिस पे अगर यहाँ पिक कर लिया, 3 साल बाद आपका भाव आ गया, आपको क्या मिला, मन की संतुष्टि कि मैं फंडामेंटल बेसिस पे लेके बैठा था। क्या मैं फंडामेंटल के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप फंडामेंटल तो यहां भी स्ट्रॉन्ग थे ना, हमें वैल्यूएशन और ट्रेंड चाहिए, समझे। हम क्या करते हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, लॉन्ग टर्म कैसे है, अरे तो वैल्यूएशन और ट्रेंड भी तो देख लो उसका कि वैल्यूएशन और ट्रेंड क्या है। वैल्यूएशन आज की डेट में सस्ते हैं, नहीं, कह सकते हैं ठीक हुए हैं। क्या बहुत अंडर वैल्यूड है, नहीं हुए हैं, ठीक ठाक है वैल्यूएशन। क्या ट्रेंड अच्छा है, नहीं, तो फिर हम क्यों, समझो मेरे कहने का मतलब, तो फिर हम क्यों जल्दबाजी करते हैं। यहां आओ, अब डेली चार्ट पे इसको नोट करो। अब एक्चुअल में इसको रिव्यू कब करना है वो नोट करो। देखो दिस इज द डेली चार्ट एंड सी द प्राइस एक्शन एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे प्राइस एक्शन देखो कितने अच्छे हुए। तो इस पॉइंट पे लगभग पिछले 4 महीने से 4.5 महीने से प्राइस एक्शन हो रहे हैं, 4 to 4.5 मंथ, 4.5 महीने से प्राइस एक्शन हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस पॉइंट के ऊपर हमें रिव्यू करना है, ओके तब हम सोचेंगे हमें क्या करना है। कि अभी कुछ देखने लगेगा, आंसर इज नो। अभी चाहिए 70 हो, 50 हो, भाई मुझे इस पॉइंट पे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मुझे एकदम बॉटम पे पकड़ना भी नहीं आता है, ठीक है। मुझे आता है जब वो ट्रेंड बनाने लगता है, तब हमें उसमें काम करने का मजा आता है कि उसको देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, जब ट्रेंड बनना शुरू हो। इस तरीके से जिस भाव पे यहाँ है उस भाव पे तो यहाँ भी था, कुछ टाइम पहले यहाँ भी था, तो क्या यहाँ पे का बॉटम बन गया था, नहीं, मुझे ट्रेंड चाहिए, समझे ना, खाली बॉटम से कुछ नहीं होगा। आगे चलो, यहाँ और नोट करो एक बार, इसको मैं डेली चार्ट पे इस तरीके से दिखाता हूँ। दिस इज द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ओके। इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे अभी ये थोड़े दिन में पता है क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो ये इस टाइप से हो जाएगा। फिर जब ये जाएगा ना तो यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन होंगे। क्या होंगे, मंथली आरएसआई जो है वो ठीक हो जाएगी, मंथली आरएसआई ओवरसोल्ड से निकल के ऊपर आ जाएगी। वीकली चार्ट पे क्या हो जाएगा, वीकली चार्ट पे बुल्स बेयर्स बुल्स, यानी कि बेयर्स का ये अटैक जो है नलीफाई हो जाएगा, तो वीकली क्या हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे। डेली चार्ट पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन प्लस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन प्लस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, इन सब के ऊपर आ जाएगा। तब मुझे रिव्यू करना है, तब क्या है, तब संभावना है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी सिर्फ दुनिया में मृत्यु की और किसी चीज की नहीं है। तब संभावना है कि एक ट्रेंड मुझे मिल सकता है, संभावना है, गारंटी नहीं है। गारंटी किस चीज़ की है, मृत्यु की। बच्चा पेट में होता है तो भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो बच्चा अच्छे से सुरक्षित निकलेगा क्या बाहर। लेकिन एक बार बच्चा अगर कोई सुरक्षित निकल गया जीवन में, इस धरती लोक पे आ गया, फिर इस बात की गारंटी है कि उसको इस दुनिया से कभी ना कभी जाना है। उस चीज़ की गारंटी और किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। अब आओ एक समझते हैं थोड़ी साइकोलॉजिकल फैक्ट
यहाँ नोट करना है। और देखो हमारे वीडियोस उसी को समझ आते हैं जो एक्चुअल में थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानता है। जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानता, जो खाली न्यूज़ देखते हैं, उनको पता ही नहीं हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ समझो, उनको बेचारों को समझने में ही समय लगता है। सो हम पहली कैटेगरी डिफाइन करेंगे ABC। ये मैंने ADF क्यों लिख दिया? ADF इसलिए लिख दिया कि अभी कुछ टाइम पहले एक कंपनी है ADF, उसका चार्ट देख रहा था तो वही दिमाग में आ गया। अब आप बताओ ADF कौन सी कंपनी है? ABC लिमिटेड नाम का हमारा जो कैटेगरी है वो ये बोलता है कि हम स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। कब करते हैं? जब वो अपने हाई से 40 to 60% टूट जाते हैं और अच्छे ग्रुप के स्टॉक हो तो हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे ग्रुप के स्टॉक हो तो हम एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये कैटेगरी अभी क्या कर रही होगी आपको समझ आ गया, क्योंकि ये स्टॉक कितना गया हुआ है? 190 वाला अभी लगभग 90 रुपये से भी नीचे 85 मिल रहा है। तो बिल्कुल ये अभी इस तरफ इसको देख रहे होंगे। नाउ सेकंड कैटेगरी जो कि मेरी कैटेगरी है फॉर दिस कंपनी, दैट इज हियर CDF। हम CDF लिखेंगे, CDF। ये मेरी कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी है? ये कहती है हमको फंडामेंटल अच्छे हो, सब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हमको चाहिए ट्रेंड। क्या चाहिए? ट्रेंड। जब ट्रेंड बुलिश होगा हम क्या करेंगे? हम उसके बाद में रिव्यू करके देखेंगे। हमने सारे टेक्निकल पैरामीटर यूज कर लिए, नाउ हम ट्रेंड के बाद में देखेंगे। और ट्रेंड कब बुलिश होगा? ट्रेंड इस रेंज के ऊपर आएगा तो हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी ये है, ये कह रही है हम तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। क्या कह रही है? हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं। क्या कह रही है? फंसे हैं। ओके, तो ये कैटेगरी अभी क्या करेगी? इसको क्या करना चाहिए बताओ? इसको खाली एक काम करना चाहिए, दैट इज भजन। क्यों भजन क्यों करना चाहिए? ताकि खुद को बिजी रख पाए, वरना गलत डिसीजन ले सकते हैं। ओके, क्योंकि जब समय था कि उससे निकला जाए तो हम नहीं निकले, तो फिर हमारे पास एक ही इलाज रहता है कि खुद को बिजी कर लो और इसकी तरफ मत देखो, फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटीज। और जब ये वापस से ट्रेंड सही करे तो फिर इसको क्या करना है कि और इसको एडिशन में लेना है या नहीं लेना है, उसके बाद ही रिव्यू करना है। ओके, तब तक नहीं करना। क्लियर हो गया? गलती हो गई, सबसे होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती का सुधार कैसे करेंगे? उसको हटाकर और उससे सीख कर, वरना उसको रिपीटेशन हमें बार बार करने से परेशानी होगी। ठीक है, तो आई होप बजाज हाउसिंग को लेकर आपको क्लैरिटी मिल गई है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव दोनों से। मेरी उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर हमारे से सीखना चाहते हैं कंप्लीट एनालिसिस, तो वेब एनालिसिस में आइए, उसकी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भी डिटेल ले सकते हैं। और वेब एनालिसिस एक ही लर्निंग प्रोग्राम है, उसको अलग अलग स्ट्रेटेजीज में हमने डिवाइड कर रखा है। अगर आप एक पूरा लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप उन स्ट्रेटेजीज को ले सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं एक बार में पूरा एनालिसिस ज्वाइन करूं, तो मैं एक एक स्ट्रेटेजी कवर करना चाहूंगा और धीरे धीरे मैं जो है इसको देख लूंगा। तो वो आपकी सुविधा के लिए बनाया, लेकिन मेरा एक ही लर्निंग प्रोग्राम है, दैट इज वेब एनालिसिस। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड अगर सर्विसेज आपको ज्वाइन करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमारी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। हमारी कोई कॉलिंग लाइन्स नहीं है, हमारा सारा काम रिटर्न कम्युनिकेशन में होता है, व्हाट्सअप पे या ईमेल पे। तो आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको क्विक रिप्लाई मिलने की संभावना है शाम 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 6 बजे के बीच में। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।